नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज के सेशन में हम लोग डॉक्टर रणजीत सिंह की बुक में दिए गए फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के बचे हुए सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स आपको सीखने को मिलेगा। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। 46 क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेंट वॉन मेकर विलियम शेक्सपियर से कैसे कनेक्टेड है, इनका संबंध विलियम शेक्सपियर से कैसे है। तो देखो, सेंट वॉन मेकर ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और ध्यान रखना इन्होंने क्या किया था। जो ग्लोब थिएटर 1599 में बन के तैयार हुआ था, बाद में आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो गया, उसको फिर से रिवाइव करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इट वॉज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब थिएटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर रिटायर होने के बाद कहाँ जाते हैं। तो ऑफ कोर्स जहां से वो आए थे, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवान से आए थे इंग्लैंड, और यहाँ पे इन्होंने अपना करियर बिल्ड किया। और रिटायर होने के बाद अगेन वो कहाँ चले जाते हैं, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में चले जाते हैं। इसके बाद पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर की ग्रेव स्टोन यानी टूम पर, टूम का मतलब भी क्या होता है, ग्रेव स्टोन होता है, कौन सा फ्रेज लिखा है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ये एक्चुअली जो फ्रेज लिखाया गया है उसका लास्ट लाइन है। पूरा जो फ्रेज है शुरू होता है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी दैट मूव्स माय बोन्स। और इस लाइन के थ्रू विलियम शेक्सपियर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वो ग्रेव स्टोन में बड़े ही शांति के साथ रहना चाहते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई उनके ग्रेव स्टोन के साथ छेड़छाड़ करे। और विलियम शेक्सपियर एडवांस में उन सभी को ब्लेसिंग दे देते हैं जो उनके ग्रेव स्टोन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और उनको एडवांस में वो कर्सिंग भी दे देते हैं जो उनके ग्रेव स्टोन यानी उनके बोन्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ किसके बाद पोएट लॉरेट बनते हैं इंग्लैंड के। तो ऑफ कोर्स ये बनते हैं रॉबर्ट साउदे के बाद। ठीक है, रॉबर्ट साउदे इन्हीं के कंटेम्परेरी होते हैं। ये भी वन ऑफ द लेग पोएट्स होते हैं। और रॉबर्ट साउदे को ध्यान रखना 1813 में पोएट लॉरेट बनाया जाता है। और ये बने कब तक रहते हैं, 1843 तक। और 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बनाया जाता है और ये बने रहते हैं अपनी डेथ तक, यानी 1850 तक। ठीक है, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरेट कौन बनता है। तो ऑफ कोर्स ये बनते हैं टेंसन। ये भी आप ध्यान में रखना, अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन 1850 से लेकर के 1892 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती है, तो ये भी पोएट लॉरेट बने रहते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखना, अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन को ये जो पोएट लॉरेट बनने का ऑफर पहले नहीं आया था। इसके पहले ये ऑफर आया था सर वॉल्टर स्कॉट को। जब सर वॉल्टर स्कॉट ने इस ऑफर को टर्न डाउन कर दिया यानी इनकार कर दिया, तो फिर ये ऑफर किसको जाता है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन को। और एक चीज और आप ध्यान में रखना, पेन जॉनसन जो है ना, पहले अनऑफिशियल पोएट लॉरेट होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑफिशियल पोएट लॉरेट कौन होता है, तो ये कोई और नहीं होते हैं, लेकिन ये होते हैं जॉन ड्राइडन। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। और इनको पहली बार पोएट लॉरेट बनाया जाता है, ध्यान रखना, 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कह के क्रिटिसाइज किया है। तो ये किया है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक वर्क आती है द लॉस्ट लीडर, ये आती है 1845 में। और आपको अच्छे से पता है 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बनाया जाता है। और इसी के बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करते हुए ये वर्क लिखता है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग विलियम वर्ड्सवर्थ को कहता है कि ये अपनी ही आइडियोलॉजी को छोड़ देते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ आपको अच्छे से पता है रोमांटिसिज्म की शुरुआत करते हैं। इनकी वर्क आती है लिरिकल बैलेट 1798 में। और यहाँ से रोमांटिसिज्म की बिगनिंग मानी जाती है। रोमांटिसिज्म का मतलब आप समझते हैं, मुक्त होकर के लिखना, किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में नहीं लिखना। लेकिन आप समझ सकते हैं, जब विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बने, तो जग जाहिर था कि अब ये किसके प्रभाव में लिखेंगे, ये लिखेंगे किंग और किंगडम के प्रभाव में।
तो इस बात को लेकर रॉबर्ट ब्राउनिंग विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करता है कि ये ना सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को भी ये धोखा दे देते हैं। समझ में आ गया? तो ये लाइन अब आपको नहीं भूलेगा। लॉस्ट लीडर किसने बोला है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। और रॉबर्ट ब्राउनिंग, ध्यान रखना, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए जाने जाते हैं। विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के बाद अगर कोई सबसे बड़ा कोई पोएट होता है तो वो होता है रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसके बाद पूछा गया है कि प्रीफेस लिरिकल बैलेट में कब ऐड किया गया? तो आप ध्यान रखना, 1798 में लिरिकल बैलेट पब्लिश होती है और प्रीफेस 1800 में इसमें ऐड किया जाता है। और अपेंडिक्स, ध्यान रखना, अपेंडिक्स ऐड किया जाता है 1802 में। और लिरिकल बैलेट की जो चौथी पब्लिकेशन आती है वो आती है 1805 में। तो ये फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन और ये कौन सी होती है? फोर्थ एडिशन होती है। दो तीन प्रश्न बनते हैं। पूछा जाता है कि प्रीफेस लिरिकल बैलेट के किस एडिशन में ऐड होती है? तो आपका आंसर होगा सेकेंड एडिशन में। और अपेंडिक्स कब ऐड होती है? तो ये थर्ड एडिशन में। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। इसमें ईस्टर्न डॉटर किसके लिए बोला गया है? तो ये ड्यूटी के लिए बोला गया है। एक्चुअली ओड टू ड्यूटी ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ओड होती है जिसको 1805 में लिखा जाता है और इसको पब्लिश किया गया था 1807 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइकल की कॉटेज का नाम क्या था? तो माइकल की कॉटेज का नाम था इवनिंग स्टार। माइकल विलियम वर्ड्सवर्थ की एक वन ऑफ द लॉन्ग नरेटिव पोएम्स होती है। इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1800 में लिखा था और इसको पब्लिश किया गया था 1802 में। ठीक है। और माइकल एक ओल्ड सेफर्ड होता है और इसके लड़के का नाम क्या होता है? ल्यूक होता है। ठीक है, जिसकी एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। और इस पोएम की जो थीम होती है वो होती है लॉस एंड ग्रीफ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पोएम भी है। और ध्यान रखना, माइकल के कॉटेज का नाम होता है इवनिंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में किसको सन्स ऑफ बेलियल बोलते हैं? जो शराब पी करके पड़े रहते थे और इनके बिहेवियर भी बड़े रूड थे। तो ये बोला गया है द कोर्ट राइटर्स के लिए, यानी कैवलियर पोएट्स के लिए। और ये जो कोर्ट राइटर्स होते हैं ये चार्ल्स फर्स्ट के लिए लिखते थे। और ये मुख्यतः चार होते हैं, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, टॉमस कैरियो और जॉन सकलिंग। ठीक है, इन्हीं के लिए सन्स ऑफ बेलियल का यूज किया गया है। बेलियल यहाँ पे बोला गया है बेन जॉनसन के लिए। ठीक है, बेन जॉनसन के लिए क्यों? क्योंकि ये जो कोर्टियर्स होते हैं यानी जो कैवलियर पोएट्स होते हैं वो बेन जॉनसन के स्टाइल और आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड होकर के अपनी पोएम्स लिखते थे। तो ध्यान रखना, सन्स ऑफ बेलियल किसके लिए बोला गया है? द कोर्ट राइटर्स के लिए बोला गया है। और ऑप्शन में आपको कैवलियर पोएट्स भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज रेगेन। टीजीटी 2004 में पूछा गया है। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना ये भी जॉन मिल्टन का एक डाउटफुल वर्क है। ये एक थियोलॉजिकल वर्क है, धर्म पर लिखी गई एक वर्क है। और इसमें दिखाया गया है कि पैराडाइज रेगेंट क्रिश्चियन रिलीजन के कन्वेंशन को फॉलो करती है या नहीं करती है, इस पे डाउट किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए, मैंने भी इसको अच्छे से याद कर लिया है, ये मैं कभी नहीं बोलता हूँ। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट डाउट्स ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज रेगेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सैमसन एग्नेस्ट ये जो ट्रेजेडी होती है जॉन मिल्टन की, ये किस पर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है सोफोक्लिस के मॉडल पर। सैमसन एग्नेस्ट एक लिरिकल ड्रामा है और इसको लिखा गया है 1671 में। ठीक है। और तीन ग्रीक ग्रेट राइटर्स होते हैं जो ट्रेजेडीज के लिए जाने जाते हैं। वो होते हैं सोफोक्लिस, यूरोपिडिस और एस्कलस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोफोक्लिस का जो मॉडल को फॉलो करते हुए जॉन मिल्टन ने सैमसन एग्निस्ट लिखा था। कैसे याद करेंगे? तो सैमसन एग्निस्ट भी देखो ऐसे स्टार्ट हो रहा है और सोफोक्लिस भी देखो ऐसे स्टार्ट कर रहा है, तो आसानी से आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लाइन को आइडेंटिफाई करना है। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल, are not the breast, no weakness, no contempt, dispraise or blame, nothing but well and fair। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सैमसन एग्निस्ट से। यहाँ पे कुछ भी नहीं है जिस पर रोया जाए या जिस पर बिलाव किया जाए, तो ये लाइन सैमसन एग्निस्ट से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ यू डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जॉन गॉसवर्दी के नॉवेल स्वॉन सॉन्ग से, और इस नॉवेल को जॉन गॉसवर्दी ने लिखा था 1928 में। पूरी बात क्या होती है समझ लीजिए। जॉन गॉसवर्दी ने 3 ट्रायोलॉजीज लिखे हैं। पहला इन्होंने लिखा था द फॉर साइड सागा, ठीक है, और दूसरा इन्होंने लिखा था अ मॉडर्न कॉमेडी, ठीक है, और तीसरा इन्होंने लिखा था एंड ऑफ द चैप्टर्स। तो ये जो दूसरी ट्रायोलॉजी होती है अ मॉडर्न कॉमेडी, ठीक है, इसमें 3 नॉवेल्स, 2 इंटरल्यूड्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना मॉडर्न कॉमेडी की तीसरी नॉवेल कौन सी होती है, स्वॉन सॉन्ग होती है। वैसे मैंने जॉन गॉसवर्दी के सारी इंपॉर्टेंट प्लेस, नॉवेल्स और ट्रायोलॉजीज को बहुत अच्छे से ट्रिक से याद कराया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वंस आईज आर व्हाट वन इज, वंस माउथ व्हाट वन बिकम्स। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन भी जॉन गॉसवर्दी के नॉवेल फ्लावरिंग वाइल्डरनेस से लिया गया है। और पता है ये जो फ्लावरिंग वाइल्डरनेस होती है इसको जॉन गॉसवर्दी ने लिखा था 1932 में, ठीक है, और सेम ईयर में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था फॉरसाइट सागा के लिए। और इसके बाद एक चीज और आप ध्यान रखना, फ्लावरिंग जो वाइल्डरनेस होती है ये जॉन गॉसवर्दी की जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था तीसरी जो ट्रायोलॉजी होती है एंड ऑफ द चैप्टर, उसकी सेकेंड नॉवेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एक रूल है जिसको पॉलिटिशियन को फॉलो करना चाहिए। वो रूल ये है कि जो बात आप अपोजिशन में बैठकर बोलते हैं वही बात पावर में आने पर कभी मत कहिए। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन भी फ्लावरिंग वाइल्डरनेस से लिया गया है, और जिसको जॉन गॉसवर्दी ने लिखा था 1932 में। नेक्स्ट हम लोग कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ही वॉचफुल होना पड़ता है। चारों ऑप्शंस को बहुत ही प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद ही आंसर देना होता है। क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि वी डैश डिनर एट द पार्क होटल यस्टरडे। तो देखो यहाँ पे जो एक क्लू का काम कर रहा है वो काम कर रहा है यस्टरडे। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यस्टरडे, अगो, ठीक है, या फिर लास्ट संडे, लास्ट मंडे, इस तरह का अगर एडवर्ब्स आता है तो वो कंफर्म है सेंटेंस किस में होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वी एट डिनर एट द पार्क होटल यस्टरडे। टीजीटी 2005 में पूछा भी गया है। फिर पूछा गया है गीता डैश 100 टाइम्स एवरी डे। देखो एवरी डे ये बता रहा है कि सेंटेंस किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गीता सिंगुलर है, और ध्यान रखना मेन वर्ब पे भी एस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। तो रूल होता है एस एस और पी पी। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेज ही इज नॉट डैश फॉर द जॉब ऑफ डॉक्टर। तो यहाँ पे देखो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कट आउट फॉर। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। कट आउट फॉर का मतलब होता है सूटेबल होना, ठीक है, किसी के लिए उपयुक्त होना। तो वो ये कह रहा है कि वो डॉक्टर जो जॉब है उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो कट आउट फॉर मतलब सूटेबल होना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डैश द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज। तो क्या इसमें शैल होगा? शैल तो आई और वी के साथ होता है, ये तो कट जाएगा। वॉज, वॉज के बाद या तो वर्ब में आईएनजी आता है, और अगर पैसिव का कंस्ट्रक्शन रहता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो उस अकॉर्डिंग वॉज भी नहीं आएगा और शैल नॉट भी नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है सॉन्ग्स डैश संग इन हिज मेमोरी। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये कोई ना कोई पैसिव का कंस्ट्रक्शन होगा। तो सॉन्ग्स के साथ इस तो बिल्कुल काट दो, हैड भी आप काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि पैसिव का कंस्ट्रक्शन है। तो हैड बीन होता तो हम कंसीडर कर सकते थे, और बीन अकेले तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें भी कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कई बार आपको पता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर तक पहुंचना पड़ता है। ये भी टेक्निक कई क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ही डैश सिटिंग बिसाइड अ रिवर। तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे चारों ऑप्शंस को अप्लाई करके कि कौन सा सूटेबल होगा। ही शैल फाइंड
सिटिंग बिसाइड अ रिवर, नो। ही इज सॉ, गलत हो जाएगा। ही इज फाइंड, नहीं, फाउंड होता है। और उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ही वॉज फाउंड सिटिंग बिसाइड अ रिवर। अब हम लोग कुछ इडियम के अप्रोप्रिएट मीनिंग को फाइंड आउट करेंगे। पहला इडियम है गिव अप द गोस्ट। गिव अप द गोस्ट का मतलब होता है मर जाना, टू डाई। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भूत है, उसके सामने कोई व्यक्ति सरेंडर हो जाता है, यानी वो हार जाता है, इसका मतलब वो मर जाता है। आसानी से आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है विलो द विस्प। विस्प का मतलब होता है छल्ला, ठीक है। धुएं आदि के जो छल्ले होते हैं उसको बोला जाता है विस्प। और इसका कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है, ठीक है। देखने में तो छल्ला लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। एनीथिंग दैट इल्यूड्स और डिसीव्स, कोई भी ऐसी चीज जो धोखा दे दे, उसी को बोलते हैं बिलो द विस्प। नेक्स्ट इडियम है टू बी वैकेंट इन अपर स्टोरी। ऊपर का जो स्टोरी है उसका खाली होना, यानी टू बी फीबल माइंडेड। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। वैसे और बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिए। क्या टू इंडल्ज इन मीनिंगलेस इमेजिनेटिव फ्लाइट्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और कई बार ध्यान रखना, जो भी इडियम दिया रहता है ना उसका शाब्दिक मीनिंग भी दे देता है, वो तो बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी और डी में दिया है, टू हैव द अपर पोर्शन ऑफ द हाउस एम्प्टी, बिल्कुल नहीं होगा। नॉट कीपिंग एनीथिंग इन द अपर स्टोरी ऑफ द हाउस, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। मोस्ट सूटेबल ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।